स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है योनगहो नाम का आदमी जो कि अपने फ़ोन कॉल पे अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था क्योंकि योनगहो के पेरेंट्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया जिससे उसको बुरा लगा। वो उसे समझाकर शांत रखने की कोशिश करता है जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। आज वो यहाँ अपने दोस्त जिनसू से मिलने आया था। तभी हमें उसके एक पास्ट लाइफ का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ जब उसका घर एक गांव पे होने से वो स्कूल जाने के लिए एक जंगल से शॉर्टकट लिया करता है। वहीं उसे कुछ जंगली सूअर किसानों के बनाए जाल में फंसे मिलते थे क्योंकि वो फसल का काफ़ी नुकसान किया करते हैं। अब स्क्रीन शिफ्ट होता प्रेजेंट में जहां उसका दोस्त जिनसू आ गया था, जिसके बाद दोनों पास ही के एक बार में दारू पीने जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कई सालों के बाद मिल रहे थे। जिनसू को ये भी पता चलता है कि योनगो अभी एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, साथ ही उसकी शादी होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ योंगहो उसे बताता है कि उसका अपनी होने वाली पत्नी से अक्सर झगड़ा होते रहता है। इस चीज़ से वो खुद काफ़ी परेशान हो चुका था, लेकिन जिनसू उसे शांत रखने की कोशिश करता है। वो उसे मजाक मजाक में बोल रहा था कि मैं तो तुमसे जलने लगा हूँ, तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है और जल्द ही शादी भी होने वाली है। दूसरी ओर मैं जिसके पास ना अच्छी जॉब है और ना ही गर्लफ्रेंड। इसके कुछ देर बाद जिनसू उसी बार में आई दो लड़कियों को अपने साथ दारू पीने के लिए इनवाइट करता है। योंगहो अपनी पूरी कोशिश करता है उन लड़कियों से दूरी रखने की क्योंकि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। कुछ देर बाद बहुत दारू पीकर उसे नशा हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को एक कमरे में बिना कपड़ों के पाता है। उसी के सामने एक आदमी भी होता है जो कि अजीब तरीके से मुंह खोलकर ऊपर की ओर देख रहा था। जब योनगहो उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है मैं एक डीमन हूँ, लेकिन असल में वो उसी लड़की का बड़ा भाई है जो कि योनगहो को बार में मिली थी। उस आदमी का नाम चेओल सू किम है, जो पहले तो योनगहो को बुरी तरीके से पीटता है क्योंकि उसने उसकी 17 साल की बहन के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की। जिसके बाद वो बोलता है कि वही खुद अपना और अपनी बहन का ख्याल रखता है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। चेओल सू किम जिस तरीके की हरकतें कर रहा था, जहां कभी भी अचानक से वो ऊपर देखकर अजीब सी आवाज़ें निकालता है, वो बताता है कि ये उसे गुस्से में आने वाले दौरे है। वो योंगो को बहुत ज़्यादा डराता धमकाता है कि वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद वो योंगो को अपनी बहन से माफ़ी मांगने को कहता है। योंगो को कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांग लेता है जिसकी चेओल सू वीडियो बना लेता है। जिसके बाद चेओल सू उससे पैसे भी मांगता है। यहाँ उसकी बहन ना जाने कुछ भी बोल नहीं रही थी और बस अपने मोबाइल में ही लगी थी। अब योंगो ये सब कुछ होता हुआ देखकर उसे उसी जंगली सूअर की याद आ जाती है जो जाल में फंसा अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। वैसी ही हालत उसकी हो गई जहाँ वो इस इंसिडेंट में फंस गया है जो कि शायद उसने किया ही नहीं है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय चेओल सू को पैसे देने के, इसलिए वो जितने भी मांगता है योंगो एटीएम से निकालकर उसे दे देता है। जिसके बाद चेओल सू किम वहाँ से चला जाता है। फिर योंगो अपने दोस्त जिनसू को कॉल करके वहाँ बुलाता है और पूरा इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये जानकर जिनसू शॉक था क्योंकि उसने कहा कि योंगो उस लड़की के साथ बार से पहले चला गया और वो खुद दूसरी लड़की के साथ बार में था। फिर वो काफ़ी दारू पीने के बाद बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो दूसरी लड़की भी वहाँ से चले गई थी। जिसके बाद मैं अपने घर चला गया। उन लोगों ने जिनसू के साथ कुछ नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वो योंगो के तरह अमीर नहीं होता। जिनसू उसे सजेस्ट करता है कि इस बारे में पुलिस को बता दे, मगर योंगो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी कंपनी इस तरीके के केस में आने से उसे जॉब से निकाल सकती है और उसे ऐसा भी लगता है कि उसने चेओल सू किम को पैसे दे दिए हैं तो अब कुछ नहीं होगा। यही सोचकर वो अपने घर आ जाता है। उसकी वाइफ मिनजोंग जब उसकी ऐसी हालत के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि ज़्यादा नशे की हालत में वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। तभी डोर बेल बजती है। योंगो चेक करता है तो वहाँ होता है चेओल सू किम, जो कि उसकी वाइफ को खुद को योंगो का दोस्त बोलता है। जिसके बाद वाइफ उसे चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है। योंगो काफ़ी कंफ्यूज था कि इसे आखिर मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला, लेकिन वो उसे अंदर आने के सिवाय कुछ और नहीं कह पाता। चेओल सू किम यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो और पैसे ले सके। तो जब मिनजोंग किचन में होती है तो तभी वो योंगो से और ज़्यादा पैसे, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए मांगता है। योंगो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो घर से बाहर आके उसे पैसे दे देता है। चेओल सू किम उससे बोल रहा था कि वो ये आखिरी बार पैसे ले रहा है, बट योंगो को अभी भी शक था कि चेओल सू दोबारा आ सकता है। उसकी खुद की उसी जंगली सूअर जैसी हालत हो गई है जो कि जाल में फंसा रहता है। कुछ महीने बाद चेओल सू किम फिर से सीधा योंगो के ऑफिस में आ जाता है और फिर से उससे 4 लाख रुपये मांग रहा था। योंगो उससे काफ़ी देर तक बहस करता है कि वो पैसे नहीं देगा, मगर जब वो उसे वही उस दिन की रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है तो योंगो को उसे पैसे देने होते हैं। चेओल सू वादा करता है कि वो इसके बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा।
अब एक रात योंगो अपने दोस्त जिनसू के साथ होता है तो वो उसे चेओलसू के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने मुझसे ऑलमोस्ट 10 लाख रुपये ले चुका, अब पता नहीं वो आगे क्या करेगा। जिनसू अपना एक प्राइवेट जांच पड़ताल वाली एजेंसी चलाता है तो वो योंगो से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस आदमी के बारे में पता लगाने में कि आखिर वो कौन है। ये जानकर योंगो काफ़ी खुश होता है। अब कुछ दिन बाद हमें योंगो की वेडिंग दिखाई जाती है जहाँ चेओलसू किम भी पहुँच चुका था, मगर योंगो का ये सिर्फ वहम था। वो चेओलसू से काफ़ी डर चुका होता है कि कहीं वो इधर ना आ जाए, और सच में चेओलसू किम वहाँ पहुँच जाता है जो कि वेडिंग के एंट्रेंस पर योंगो के वही 10 लाख रुपये वहाँ दे देता है। अब यहाँ योंगो की वेडिंग में उसकी वाइफ मिनजोंग के साथ लव स्टोरी पर बेस्ड एक वीडियो चलाई जाती है जो कि शायद इन्हीं की कोई रीति रिवाज है, बट वो वीडियो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो वही वीडियो थी जिसे चेओलसू किम ने बनाई थी जब योंगो उस बार वाली लड़की से माफ़ी मांग रहा था जो भी उसने किया था। योंगो के सामने ही होता है चेओलसू किम जो अब वीडियो सबको दिखाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब इस वीडियो की वजह से योंगो की शादी टूट जाती है और इसके कुछ दिनों बाद योंगो अपनी जॉब भी छोड़ देता है। वो अपना ज़्यादातर समय शराब पीने में ही बिताता है, मगर वो कंफ्यूज था कि चेओलसू किम ने ऐसा क्यों किया। मैंने जो पैसे उसे दिए थे वो उसने मुझे वापस कर दिए और फिर वो वीडियो सबको दिखा दी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी उसके सामने आ जाता है चेओलसू किम जो बोल रहा था कि तुम जो चाहते थे मैंने वही किया। योंगो पहले तो उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है, फिर कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। चेओलसू किम बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ से खुश थे कि तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हारी शादी होने वाली है एंड तुम्हारे बच्चे होंगे। मैंने बस वो जाल को काट दिया है जिसने तुम्हें उसी जंगली सुअर की तरह पकड़ रखा था। योंगो कहता है मैं पहले बहुत खुश था। चेओलसू किम कहता है क्या सच में, और हमें योंगो स्माइल करते हुए दिखाई देता है। लेकिन तभी उसके सामने से चेओलसू किम गायब। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा था और फिर से दारू पीना शुरू करता है। अचानक से वो अपने पीछे उन्हीं 2 लड़कियों को देखता है जिन्होंने योंगो के साथ फ्रॉड किया था, एंड अभी फिर से वो 2 लड़कियां उसी आदमी के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ करने जा रही थी। वो उसके ड्रिंक्स में बेहोश करने की दवाई मिला देती है। फिर जब वो बेहोश हो जाता है तो चेओलसू नाम का आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। योंगो समझ जाता है कि ये लोग अब क्या करेंगे, जिसके बाद वो उनका पीछा करने चला जाता है। किसी अनजान जगह पर उन 2 लड़कियों की बातों से हमें पता चलता है कि वो इस तरीके के फ्रॉड बहुत लोगों के साथ कर चुके हैं। साथ ही वो अडल्ट्स है, ना कि कोई 17 साल की लड़कियां। इसके बाद उन्हीं में से एक को वही चेओलसू नाम का आदमी अपने पास बुलाकर आगे के प्लान के लिए ले जाता है, जो शायद अब उस नए पकड़े बंदे के साथ करेंगे जैसे योंगो के साथ स्टार्टिंग में किया था। कुछ देर बाद जब वो लड़की वहाँ पर अकेली होती है तभी योंगो वहाँ आकर उसे डराते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया। पहले तो वो लड़की योंगो को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसे याद आ जाता है तो वो बताती है कि ये सब योंगो के दोस्त जिनसू ने ही किया, जिसने उस दिन बार में ही योंगो को बेहोश कर उसी जगह लाया जहाँ से योंगो के साथ वो सब स्कैम हुए, और ये सारे स्कैम के पीछे जिनसू ही है। वो जिनसू को डायरेक्टर बोलती है जो उन सभी एक्टर्स के साथ मिलकर ये फ्रॉड करता है। ये जानकर योंगो सोचता है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। फिर वहाँ वही चेओलसू नाम का आदमी आता है जिसे योंगो अपने हाथ में पकड़े ईंट से मार देता है, जिसके बाद वो बढ़ता है जिनसू के ऑफिस की ओर। उसकी आंखें यहाँ पर किसी बीस्ट की तरह दिख रही थी। फिर पास्ट स्क्रीन में जब योंगो के सामने वही सुअर जाल में बंधा हुआ था तो वहाँ जिनसू भी पहुँच आता है और वो योंगो को अपने साथ मिलकर इस सुअर को मारने को कहता है, लेकिन योंगो ये करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में जिनसू जो अपने ऑफिस में अभी किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था, एंड उसकी बातों से पता चलता है कि वो ये सब स्कैम अलग अलग क्लाइंट्स के लिए करता है जो लोग किसी दूसरे से बदला लेना चाहते हैं। तो जिनसू उनके साथ इस तरीके का स्कैम करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और बिल्कुल यही चीज़ उसने योंगो के साथ की। वहाँ योंगो आ जाता है जिसके हाथ में नाइफ़ था, और वो जिनसू से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जिनसू खुद उसके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो योंगो से जलता था, उसकी जॉब से, गर्लफ्रेंड से, एंड उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और पास्ट स्क्रीन में यही बातें जिनसू उसी चेओलसू किम नाम के आदमी से भी करता है कि योंगो अब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद मुझे पूरी तरीके से भूल गया, शायद वो मेरी ही तरह एक बीस्ट है। असल में जिनसू खुद को ही इसलिए बीस्ट बोल रहा था क्योंकि वो लोगों के साथ स्कैम करके उनकी लाइफ बर्बाद कर देता है, एंड उसे ऐसा लगता था कि योंगो उसका सच्चा दोस्त नहीं है जिसने उसके मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। यहाँ चेओलसू किम बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, तभी से मुझे इस तरीके के दौरे पड़ने लगे। आगे चलकर जिनसू ने ही उसके साथ मिलकर योंगो को बर्बाद करने का प्लान बनाया। प्रेजेंट स्क्रीन में अब योंगो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। जिनसू हंसते हुए बोल रहा था कि तुम भी एक बीस्ट हो,
योंगो अब पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो हंसते हुए उसे मार देता है। फिर वहाँ चोलसू किम भी आ जाता है। योंगो उससे भी पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। असल में चोलसू किम इस जिन्सू के ऑफिस का मालिक बनकर एज ए डायरेक्टर ठीक वैसे ही स्कैम करना चाहता है जैसे जिन्सू किया करता था। इसलिए उसने जिन्सू को फंसाया। अब जिन्सू मर चुका है तो वो खुद इस जगह का मालिक बन चुका है। इतना कहते ही वो यहाँ से जा रहा था। योंगो उसके पीछे भी आता है उसे मारने के लिए, बट नीचे पुलिस आ चुकी थी जो योंगो को गिरफ्तार कर लेती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है चेओलसू किम, जो अब जिन्सू की जगह पर उसका काम करना स्टार्ट कर देता है। जो उसे दौरे पड़ रहे थे वो असली नहीं थे, वो सिर्फ उसकी उबासी थी जिसे उसने बस अपनी एक्टिंग के दौरान ज़्यादा डरावना दिखाने के लिए करता था। एंड इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।